जनाब एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, दूसरी जानिब अहम दौरों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी अहम मुलाकात हुई है और जद्दा में होने वाली तवील और अहम मुलाकात ने कई अहम इशारे दिए हैं। और इसके बाद ये दौरा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उन्हें तुर्की भी जाना है, कतर भी जाना है। इसको डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटिजिक फ्रंट पर भी बहुत अहम समझा जा रहा है। एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ईरान पहुंचे और वहाँ पर जिस तरह का उनका इस्तकबाल किया, दैट्स वन ऑफ द एजेंडा ऑफ दिस सेगमेंट। एब्सोल्युटली। चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जौहर साहब। और आई मीन दीज सीन्स आर अगेन अनबिलीवेबल, और अनबिलीवेबिलिटी की जो हदें हैं उसको पाकिस्तान पार करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। आसिम मुनीर साहब का और तेहरान पहुंचना, एंड यू नो व्हाट, लेट अस बिगिन विद दैट। एक ऐसा खित्ता जो अभी सीज फायर है, यानी कि जंग के दौरान उसमें सीज फायर है। एक ऐसा खित्ता कि जो नटोरियसली इसराइल उसको निशाना बनाने पे तुला हुआ है। ऐसे खित्ते में फील्ड मार्शल सीडीएस आसिम मुनीर इन यूनिफॉर्म पहुंचते हैं। व्हाट डज दैट डिनोट? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। जी देखिए, बिल्कुल बहुत अहम है। एक तो क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है, और ये अमेरिका की तरफ से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं, इस वक्त जो सारी डिप्लोमेसी हो रही है वो कह रहे हैं सोल मीडिएटर पाकिस्तान है। तो देखिए, दुनिया जब बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी थी, जो जिस वक्त अमेरिका ने कह दिया था कि जी हम नेक्स्ट फेज में एक सिविलाइजेशन तबाह कर देंगे, और फिर उसके जवाब में ज़ाहिर ईरान की तरफ से भी धमकियां आई थी, तो वहां पे पाकिस्तान एक रिमार्केबल डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू के जरिए उनको मुज़ाकरात की मेज पे लेके आया था दोनों साइड्स को। फिर उसमें एक बहुत पेशरफ भी हुई, बहुत 20-21 घंटे का एक मैराथन सेशन जो हुआ, और उसमें बहुत करीब भी आई दोनों साइड्स, लेकिन एक तातुल पैदा हो गया 2-3 अहम पॉइंट्स पे। और वो पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने खैर प्रिडिक्ट भी किए थे कि इसी पे ये स्टिकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब जो तातुल है उसको भी पाकिस्तान ही खत्म कर रहा है, और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज उस तातुल के बाद देखें दोबारा पोस्चरिंग शुरू हो गई थी। दोबारा से एक दूसरे को जो है ना थ्रेट्स शुरू हो गए थे। अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया ईरान का, ईरान उसके फिर रिटेलिएट करना चाह रहा था। उन्होंने धमकियां भी दी थी कि हम रेड सी वाला जो वाली जो दूसरी साइड है, जो बाबुल मंदब वाली, वहां पे भी ब्लॉक कर देंगे। तो वहां देखें उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक बहुत ही इंटेंस डिप्लोमेसी जो है करके दोनों साइड्स को इस चीज पे तकरीबन कन्विंस कर लिया है कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज पे जाएं। और उसके लिए फिर ये देखें, ये जो है डिप्लोमेसी के, एक तरफ फील्ड मार्शल ईरान में है इस वक्त, दूसरी तरफ वजीर आजम जो है सऊदी अरब में है, और फिर ये कतर और बाकी जो तुर्किया के दौरे। तो इनका मकसद यही है कि एक तो वो जो है ना उसको ख़त्म करना है, ये जो पॉस्चरिंग हो रही है दोनों साइड्स की, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि मिसकैलकुलेशन एक हो सकती थी, और दोबारा ये दोनों साइड जो है ना जंग की हालत में जा सकती थी, एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ जा सकती थी। तो उसको एक तो उसको प्रिवेंट करना है, और दूसरा फिर जो जो अहम तरीन अब पॉइंट्स रह गए हैं, उस पे दोनों की पोजीशंस को करीब लेके आना है, ताकि अब जब मुज़ाकरात का राउंड हो तो वो बिल्कुल फ्रूटफुल हो, जाके उसमें चीजें बिल्कुल तय पा जाएं। हाँ जॉर्ज साहब, सॉरी टू कट यू। आपने कहा कुछ अहम पॉइंट्स रह गए, प्लीज बताइए वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं? ये देखें, सबसे अहम है न्यूक्लियर इशू, जो है ना जिसपे सारी बात, ये जंग एक किस्म की शुरू हुई थी। अब न्यूक्लियर इशू में किस वक्त क्या पोजीशन है? देखें, इस पे तो ईरान मानता है कि ठीक है जी, वो अमेरिका ने कहा कि आप ये यूरेनियम की जो अफसूदगी है, तो अफसूदा करके आप उससे सिविलियन न्यूक्लियर यूजेस भी होती हैं, आप उससे रिएक्टर चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा अफसूदा करें तो आप बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो वो एक तो कहते हैं फ्रीज करते हैं उसको। अब वो चाहते थे कि 20 साल के लिए फ्रीज करें, जो इस वक्त मामला अटका हुआ है वो 20 साल का कह रहे हैं। ईरान 5 साल की ऑफर कर रहा है। अब ये इतलात भी हैं कि जी 10 साल पे कहीं बात हो रही है इस वक्त। तो एक तो वो है। दूसरा, वो 450 किलोग्राम जो ईरान के पास मौजूद है यूरेनियम का स्टॉक पाइल, जो कि 60% तक अफसूदा है। अब देखें, जो सिविलियन न्यूक्लियर यूज होती है उसके लिए आपको सिर्फ 3.67% तक जाना होता है, उसको एनरिच करना होता है। लेकिन ये 60% ईरान तब गया था जब JCPOA उनका जो था उसे अमेरिका विड्रॉ कर गया था, और फिर ईरान ने कहा ठीक है जी अब तो हम अफसूदा करेंगे फिर उससे ज्यादा। तो वो 60% जो है वो ईरान के पास 450 किलोग्राम मौजूद है। वो कहा जाता है कि इस वक्त वो गैस की सूरत में है, सिलेंडर्स में है, और वो उन साइट्स पे है, नातान्स में, फर्दू और इस्फहान में खसूसन।
जो है ना, जो अमेरिका ने वैसे तो तबाह कर दी हैं, लेकिन वो जमीन दोस्त थी, 200-300 फुट की गहराई पे वहां पे ये सिलेंडर्स अभी भी शायद मौजूद हैं, और वो अमेरिका को ये पता चला था कि उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानियंस। तो ये बात, वो एक पॉइंट है जो इस वक्त अटका हुआ है कि वो 450 किलोग्राम जो है उसका क्या होगा। अमेरिका चाहता था कि वो ईरान उनके हवाले कर दे, या फिर इंटरनेशनल जो है ना एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले कर दें। ईरान कहता है कि नहीं, जो है ना हम उसको जो है ना हमारे पास ही वो ठीक है इंस्पेक्टर्स आए और मे भी इसको डाइल्यूट कर दें। तो जाहिर है वो उस पर मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है अपने हुर्मुज़ का, क्योंकि देखें ईरान ने तो कहा था ना कि अब वो अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे इसके बाद। अब जाहिर है अमेरिका उस पर तो नहीं मानता, बल्कि दुनिया भी नहीं मानेगी उस पर, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटरवे है। ठीक है, उनके टेरिटोरियल वाटर्स एक तरफ से हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। पर टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई इंटरनेशनल वाटरवे है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप वो उसको आप बंद नहीं कर सकते। तो वो खैर अब उस पे भी बात चल रही है इस वक्त। लेटेस्ट इतलास ये हैं कि ईरान इस तरफ आ गया है कि ठीक है जी, ओमान का जो किनारा है, क्योंकि दो है, एक तरफ ईरान वाला और दूसरी तरफ ओमान वाला, जो उसका जो नैरोस्ट पॉइंट है, तो अब जो चोक पॉइंट जिसको आप कहते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है उस तरफ से ट्रैफिक को हम गुजरने देंगे, क्योंकि देखें हजारों की तादाद में वहां पे जहाज और छोटी शिप्स और बड़ी शिप्स और ऑयल टैंकर्स जो है वो इस वक्त उसके किनारे पे खड़े हैं, स्ट्रैंडेड हैं, किस्म के, वो इंतजार कर रहे हैं इसके खुलने का। तो अब ये दो सबसे अहम मामला है। तीसरा ये है कि जो ईरान के जो सैंक्शंस रिलीफ वो चाहते हैं, और जो उनके एसेट्स हैं, तकरीबन $100 बिलियन के एसेट्स हैं, लेकिन उसमें वो $7 बिलियन ऐसे हैं जिसको फौरन रिलीज कराना चाहते हैं। तो वो उसको ये तीन जो पॉइंट्स हैं इस वक्त सबसे अहम है, इसी पे बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश है दोनों साइड्स को ऐसे उसमें ले आए मुकाम पे कि जहाँ पे फिर आगे समझौता हो सके, ताकि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मुज़ाकरात का, उसमें फिर दोबारा तातुल ना पैदा हो, बल्कि उससे कोई जो है कोई मुआहदे की शक्ल निकले। राइट जॉर्ज साहब, एज वी टॉक अबाउट दिस, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, रोज़ ही इस पर बात हो रही होती है। वन ऑफ द एनालिस्ट डिड टेल अस कि जी इस तरह के भी कोई बात टेबल पर आई थी कि किसी भी किस्म की रिचमेंट की इजाज़त यूरेनियम की नहीं होगी ईरान को, और अगर ईरान चाहता है कि वो अपनी पावर जनरेशन के लिए या एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करे, तो उसके लिए भी यूरेनियम की अफजोदगी जो है पाकिस्तान और रशिया और चाइना उनको करके देगा, और वो सिर्फ इसे इस्तेमाल करेंगे। डिड दिस पॉइंट कम ऑन द टेबल एज सच? जी बिल्कुल, देखें जिससे मैंने कहा कि जब उन्होंने कहा ना कि फ्रीज कर दें आप एनरिचमेंट, ठीक है, तो कुछ गुजारा वो तो टोटल फ्रीज है ना, फिर वो एनरिच नहीं कर सकेंगे। तो उसमें जो ये जो इन रिएक्टर्स के लिए आपको न्यूक्लियर फ्यूल होता है, वो तो दूसरे मुल्क भी दे सकते हैं ना। जिस तरह उनका ये वो शहर है, वहाँ पे उनका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, कोई 1000 मेगावाट्स वो बिजली प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल ये मामला तो उसी से लिंक्ड है। वो अमेरिका चाहता है कि बिल्कुल ये वो, क्योंकि वो जीरो एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं ना, या फ्रीज के उसको ये बात है कि फ्रीज जो है फ्रीज कर दें इतने अरसे के लिए। तो जाहिर है जब वो फ्रीज होगा उस वक्त, तो फिर उनको न्यूक्लियर फ्यूल तो फिर भी चाहिए होता है ना। तो खैर वो कोई मुश्किल अमर नहीं, देखें उसका इंतजाम तो हो जाता है। असल चीज ये है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं कि वो फ्रीज कितने अरसे के लिए होगा, ये मसला अटका हुआ है इसके ऊपर। जौहर साहब, आपने 3 पॉइंट्स बताए, उन 3 पॉइंट्स में लबनान का कहीं जिक्र नहीं है। क्या लबनान नहीं है इन बातों का महवर? देखिए लेबनान था, लेकिन बात यह है कि पिछली बार भी ईरान ने, आपको याद है ना, कहा था कि अगर लेबनान वाला को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा सीज़फायर में, तो हम मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आएंगे। लेकिन फिर वो आगे थे। तो वो पॉइंट जो है वो स्टिकिंग पॉइंट उस तरह से नहीं है। वो क्योंकि वो अमेरिका ने भी कहा कि जी वो अलग से बात चल रही है इजरायलीज की और लेबनीज गवर्नमेंट्स की आपस में, तो वो पॉइंट तो है, लेकिन स्टिकिंग पॉइंट नहीं है। जो है स्टिकिंग पॉइंट्स जो ज्यादा हैं वो यही 2-3 है। लेकिन ओवरऑल तो देखिए एम्बिट में फिर कई और भी चीजें हैं, लेकिन जो है ना, अगर स्टिकिंग पॉइंट्स इनको कहते हैं जिन पे आके मसला रुका हुआ है, वो ये है। Right. And Joseph, we have 10 seconds if you could respond. Lebanon talks with Israel without Hezbollah. क्या आप उनकी significance? जी मेरे ख्याल है लेबनान की गवर्नमेंट बहुत वीक है, और वो जो उन टॉक्स में देखिए जब तक वो हिजबुल्लाह की आमादगी नहीं होगी, वो टॉक्स जो उनसी है ना, वो नतीजा खेज उस तरह से नहीं होगी कि वो अमन कायम कर सके। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम दौरों पे बात कर रहे थे। वी रियली होप, क्योंकि स्पेकुलेशन ये की जा रही थी सादिया कि इस हफ्ते के आखिर में कुछ मुज़ाकरात हो पाएंगे, तो अभी तक तो क्योंकि 18 तक तो वज़ीर आज़म ख़ुद बिज़ी हैं, हो सकता है अगले हफ्ते इस तरह की कोई चीज़ हो, और अगर कोई चीज़ हो तो एक बार फिर पाकिस्तान जो कि महवर बना हुई है, मज़ीद बन के उभरेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।